के महारथी और मैं बोलूँगा टेक्निकल्स के बहुत बढ़िया एनालिस्ट गौतम शाह इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनको देख के उनसे बातचीत करके काफ़ी मज़ा आता है और बहुत क्लैरिटी मिलती है। ये अच्छी चीज़ है उनकी कि वो जो भी बात बोलते हैं अपने पूरा कॉन्फिडेंस उसमें होता है और उसका हमको बेनिफिट मिलता है। गौतम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से टाइम निकाला और मैं बोलूँगा बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। वजह सर, दो हिस्सों में बटा हुआ मार्केट है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत महंगा हो गया, इसको थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि कूल ऑफ तो होगा लेकिन ये फिर से तेज़ी से ऊपर आएगा। सर ज़रा गाइड कीजिए पहले इंडाइसिस पे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की डायरेक्शन क्या और ये कैसे ट्रेड करना चाहिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं टेक्निकल से चालू नहीं करना चाहूंगा, मैं फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, क्योंकि लोग जो महंगा बोलते हैं, निफ्टी की पी बहुत बढ़िया करंट सर। लेवल पे 22 हाफ है, बैंक निफ्टी का पी करंट लेवल्स पे 15 हाफ है और एनएससी 500 का पी एट करंट लेवल्स 24 है। और अगर आप हिस्टोरिक 20-25 साल की ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम किसी भी हाल से अभी ओवर वैल्यूड है नहीं। सो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप बाजार की प्राइसेस को देखें तो आपको लगता है कि बाजार काफी चल गया और हम ओवरबॉट है और ओवर वैल्यूड है, बट अगर आप नंबर्स के हिसाब से जाए तो हम ओवर वैल्यूड नहीं है और इसीलिए ये बाजार इतनी अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है। आई थिंक मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज है, एक मैच्योर बुल मार्केट है। हमने नए साल शुरुआत किया था 21,700 के लेवल्स पे, अभी हम 22,200 पे है, तो हम एक्चुअली 7 हफ्ता निकाल दिए और इसमें निफ्टी में अगर आप देखें तो 2-3% की ही रैली आई है। बट अगर आप स्टॉक्स में देखें तो अभी भी इतनी अच्छी तेजी है, स्टॉक सेक्टर्स और थीम्स, तो मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन हेल्दी है, ये मार्केट को और स्ट्रॉन्गर बनाएगा, फिटर बनाएगा। और अगर आप ब्रेथ डेटा को देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट में बहुत अच्छी सी रोटेशनल या इंटरनल करेक्शन हो चुकी है, क्योंकि कई स्टॉक से जो गिर रहे हैं और जो कई स्टॉक से जो स्ट्रांग है तो स्ट्रांग ही है। बट ओवरऑल बेसिस पे मार्केट स्ट्रांग लगता है, डाउनसाइड में ज्यादा वीकनेस हमें नहीं लगती नहीं है। और ऊपर की तरफ हमें लगता है कि निफ्टी धीरे धीरे 22,500 से 22,800 तक चला जाएगा। बट द रियल ट्रेड इज नॉट इन द निफ्टी, आई थिंक दैट्स बी वेरी क्लियर। आईटी, फार्मा, मेटल, सेलेक्ट पीएसयू बैंक्स, इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें काम कीजिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस मत कीजिए। ओके, नमस्कार गौतम जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। ढेर सारे सेक्टर्स पे आपसे चर्चा तो ज़रूर करनी है, पर उससे पहले एक बार निफ्टी बैंक पे भी आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस वहाँ पे ज़रूर है। क्या आपको लगता है यहाँ पे भी हम कुछ समय कंसोलिडेशन होते हुए देखेंगे, या बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है एक बड़े मूव की? और दूसरा सवाल एचडीएफसी बैंक को लेकर है सर, क्योंकि हमने देखा कई सारी खबरें आई, पर ये जो 1400 के स्तर के आसपास है, किस तरीके का बेस फॉर्मेशन कर रहा है ये, और इस पर कितना भरोसा करना चाहिए, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या राय होगी एचडीएफसी बैंक में? देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से चलने की ज्यादा इंडिकेशंस है, क्योंकि 46,000 टू 46,500 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और प्राइवेट बैंक्स अब अच्छा करने लगे हैं, पीएसयू बैंक तो अच्छे कर ही रहे थे। और जब तक 46,000 इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी वापस धीरे धीरे 48,500 तक जा सकता है, जो उसका प्रीवियस हाई है। सो डेफिनेटली बैंक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। और बैंक्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी हैवी वेट है और वो एक स्टॉक पूरे बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाता है। पर मेरा हमें अभी कुछ महीनों से मानना ये रहा है कि 1380 से 1400 का बहुत बड़ा सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक का, और उसके नीचे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आई थिंक सारे जो थोड़े बहुत जो नेगेटिव न्यूज थे वो अब प्राइस्ड इन है और यहाँ से लग रहा है कि 100 से 150 की मूवमेंट आ सकती है। सो इस बार क्या आप एचडीएफसी बैंक के चार्ट को या सेटअप को पे भरोसा कर सकते हैं? मेरा आंसर है कर सकते हैं, और लग रहा है कि डाउनसाइड कम है बट अपसाइड लार्ज है। बट देखिए, द ट्रेड इज नॉट एचडीएफसी बैंक। मैं जब भी आपके चैनल पिछले कुछ महीनों से आया हूं, मैंने हमेशा से कहा है कि हमारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी एसबीआई है। एसबीआई में 20% की तेजी आई है और एचडीएफसी बैंक में 2 से 3% की तेजी आई है पिछले एक महीनों में। तो एसबीआई मुझे अभी भी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे 1000 की तरफ चला जाएगा। तो उस पर फोकस कीजिए और बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक पे कम फोकस कीजिए। ठीक है, एसबीआई पर फोकस करने की सलाह है गौतम की। गौतम भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी को अगर मिड कैप पीएसयू बैंक्स में कुछ देखना हो, वहां पर कोई आपके ये पसंदीदा कोई शेयर हैं? और दूसरी चीज, आईटी में कहां पर आपको चार्ट्स बेहतर लग रहे हैं, दिग्गजों में या फिर वहां मिड कैप में मौके खोजने चाहिए?
देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप पीएसयू बैंक से अभी दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो मूव आनी थी वो आ चुकी है और ये सारे स्टॉक्स इस लेवल्स पे काफी ओवरबॉट है और मेरे हिसाब से ये पूरी रैली थोड़ी सी ओवरडन है। तो मार्केट में अगर कुछ भी करेक्शन आता है तो जो छोटे पीएसयू बैंक्स है उसमें आएगा। तो अभी आप काम कीजिए सिर्फ एसबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में। मुझे लगता है कि ये तीनों स्टॉक यहाँ से भी 20 से 50% की तेजी दे सकते हैं और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। स्मार्ट मनी एक्शन काफी है और फंडामेंटल्स काफी सॉलिड है। जो छोटे बैंकों में है, देखिए फंडामेंटल्स उतनी ग्रेट नहीं है, तो कभी भी बाजार में करेक्शन आता है तो वो गिर सकते हैं। तो आपके व्यूअर्स को मेरा यही सजेशन रहेगा कि बड़े पीएसयू बैंक्स में काम कीजिए। आईटी के बारे में बात करें तो देखिए, आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। 39,400 एनएससी आईटी इंडेक्स का लाइफ हाई है और मुझे लग रहा है कि वो नंबर निकल जाएगा और आईटी इंडेक्स 41,500 से 42,000 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आईटी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मिड कैप आईटी में इस लेवल्स पे खरीदारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी चल चुके हैं। वहां पर हमें मैस्टेक और एम्फेसिस बीएफएल और एलटीटीएस अच्छा लगता है अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू हो। बट शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप आईटी में मेरे हिसाब से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सब यहाँ से अच्छे चलने चाहिए और ये सारे चारों स्टॉक निफ्टी और आईटी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने चाहिए। गौतम भाई, एक चीज़ और मेरे को आपसे पता करनी है। एक्चुअली क्या है ना, रिटेलर्स के मन में बहुत सारी, दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। अभी चुनाव है, अभी अर्निंग्स कंप्लीट हुई है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल के पास तो पैसा है, वो तो मैनेज भी कर लेते हैं, उनका फिर अप्रोच भी दूसरा है। लेकिन रिटेलर्स थोड़ा फंस जाता है मल्टीपल न्यूज़ होने की वजह से। तो मैं ना आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप उसको मान लें तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। और ये हेडलाइंस काइंड ऑफ एन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि गौतम भाई के 3 ऐसे शेयर्स, मेरे को सारी नॉइज़ सुननी नहीं है, मेरे को कोई इलेक्शंस का नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, कान में कुछ नहीं आनी चाहिए। मेरे को आप 3 शेयर जो प्योर टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग हो, बढ़िया हो, वैल्यू हो उसमें, वो आप मेरे को नाम बता देंगे सर, मैं उन्हीं तीनों में पैसा धीरे धीरे करके पार्क कर दूंगा। देखिए, एक तो डर अच्छी चीज होती है, क्योंकि डर जब होता है तो ये मतलब ये है कि मार्केट में यूफोरिया नहीं है। और मार्केट तभी टॉप आउट करता है जब ग्रीड होती है, और अभी ज्यादा डर है और कम ग्रीड है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि मार्केट ना तो ओवरबॉट है और ना तो एक्सपेंसिव है, और मैंने उसके उसके कारण पहले दिए थे। पर क्योंकि आप 3 शेयरों के बारे में बात करें तो देखिए, हमारा फेवरेट्स पीएसयू बैंक, आईटी और फार्मा है, तो और मेटल्स है। तो अगर आप इन 4 सेक्टर्स के बारे में बात करें तो एसबीआई हमारा टॉप पिक रहा है और मुझे लगता है कि इस लेवल से भी खरीदारी कर सकते हैं और अच्छी लगती है अगले 6 से 12 महीने के लिए। तो एसबीआई वुड बी द टॉप पिक। दिस वुड बी फॉलोड बाय डॉक्टर रेड्डीज इन द फार्मा स्पेस। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज में यहाँ से 1000 से 1500 रुपए की तेजी मिनिमम आनी चाहिए। सेटअप काफी अच्छी है, रिटेल स्टॉक नहीं है, मगर परसेंटेज टर्म्स में अच्छी रिटर्न बननी चाहिए। तो डॉक्टर रेड्डीज। और अगर मेटल्स में रहना है तो मुझे लगता है कि नैल्को और सेल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों स्टॉक यहाँ से आपको 25 से 30% की तेजी अगले 6 से 12 महीनों में दे सकते हैं। अंडर ओन्ड है, पीएसयू का एंगल भी है, मेटल्स का भी एंगल है और चार्ट्स गजब के हैं और फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं ही हैं। तो ये जो 4 नाम मैंने आपको दिए हमारे हाई कन्विक्शन बेट्स है और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में अच्छे करने चाहिए। ओके, पर गौतम जी, पीएसयू पैक से कोई और स्टॉक जो कि आपको पसंद आता हो, या फिर एक वर्ड ऑफ कॉशन जहाँ पे आपको लगता है कि वैल्यूएशन, जहाँ पे लगता है आपको मूवमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि आप बोल रहे हैं कि जो स्मॉल और मिड कैप पीएसयू स्टॉक्स हैं उनसे आप थोड़ा सा बचें। एसबीआई हालांकि आपका फेवरेट पिक है, नाल्को और सेल आपको पीएसयू काउंटर्स में पसंद आ रहे हैं, पर इसके अलावा कोई और स्टॉक? और ओवरऑल पीएसयू को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ पे एक सिलेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाएं, या फिर जिस तरीके की हमने तेज़ी ऑलरेडी देखी है अभी भी वो बुल रन कंटिन्यू हो सकता है? नहीं, मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत सिलेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि काफी स्टॉक्स पीएसयू स्पेस में उसने 100%, 200% का रिटर्न दिया है और मुझे लग रहा नहीं है कि ये पेस और मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो कुछ शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, पीएफसी, आरईसी, ओएनजीसी जैसे शेयरों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और दूसरे शेयरों में जाइए जो उतना चले नहीं है पिछले 6 महीनों में। तो मुझे लगता नहीं है कि पीएसयू शेयर में इस लेवल्स पे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्टिव 5-6-7 नाम है जो हमें अच्छे लगते हैं, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कहा, बट उसको छोड़ के आई थिंक पीएसयू से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए।
इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पे चर्चा करने के लिए, अपना व्यू बताने के लिए और मार्केट्स पे भी अपना नज़रिया शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।